कारवांसराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। आज हमारी कारवांसराय में दो और मुसाफिर आके ठहरे हैं, इनका तारुफ मैं बाद में करवाऊँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों मैं एक्सप्रेस के पूरे अमले के साथ, जिसकी सरबराही वकार साहब कर रहे थे, हम लोग जेहलम और दीना गए थे। बुनियादी तौर पे दीना यात्रा जो थी वो हमारी मंजिल थी। चुनांचे उस सीरीज़ का पहला प्रोग्राम ऑन एयर जा चुका है। आपने देखा होगा कि कैसे हम लाला लाजपत राय की लाइब्रेरी में गए, उसके बाद जो फेमस गुरुद्वारा है जिसको दोबारा बहाल किया जा रहा है जेहलम के किनारे, उसके कुछ झलकियाँ आपको दिखाई। तो हम उस हवेली में भी गए जहाँ हिंदुस्तान के एक वज़ीर आज़म पैदा हुए, आई के गुजराल, और उनके भाई सतीश गुजराल, जो बाद में जब हिंदुस्तान गए हैं तो वहाँ पे वो पायनियर थे मॉडर्न जो आर्ट की एक लहर आई हिंदुस्तान में। और मैं बयान कर चुका हूँ कि उनका बचपन बहुत अजियत में गुजरा और ना वो सुन सकते थे ना बोल सकते थे। बाहर तौर आहिस्ता आहिस्ता ड्राइंग की तरफ आए। और हैरत की बात ये है कि फरीदा कोलो मशहूर आर्टिस्ट, उसकी फ़िल्म भी अब अगर आप देखना चाहते हैं, फरीदा इज़ वेरी फेमस, और ये उनको जानते थे सतीश गुजराल, ये उनसे मिले थे, उनके साथ मुलाकातें की थी। और फरीदा का भी एक मसला था जिसकी वजह से ये दोनों नज़दीक आए, क्योंकि फरीदा भी एक ट्रेन के एक्सीडेंट में शी वॉज पैरालाइज्ड और सारी उम्र उसको दर्दें होती रही हैं। सतीश का भी यही हाल था कि वो सारी उम्र वो जो दर्दें थी उसके जिस्म में, उन्होंने उसका साथ ना छोड़ा, और उस पेन के तहत, उस दर्द और अजियत के तहत उन्होंने पेंट किया, और उनकी पेंटिंग में वो तमाम दर्द और अजियत आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये दोनों भाई जेहलम में ही पैदा हुए। जेहलम के बाद हम दीना चले गए और वहाँ हम गुलजार के घर गए। रात हो रही थी, उसकी सीढ़ियों पे बैठ गए तो हमने यही कहा कि छोड़ आए थे वो गलियाँ, वो तो छोड़ गए, लेकिन हम उस गली में जा बैठे और देर तक बैठे रहे, गुलजार की बातें करते रहे। गुलजार के वालिद साहब के एक दोस्त, मक्खन सिंह उनका नाम था उनके वालिद का, उनके बेटे आए और उन्होंने हमें बड़े खूबसूरत किस्से सुनाए। और देर तक बैठने का शाखसाना ये हुआ कि मुझे नमूनिया हो गया बाद में। वो 6-7 दिन पड़े रहे, लेकिन महबूब के यात्रा के लिए जाएं तो फिर कुछ कुल्फ़तें और अज़ियतें तो सहनी पड़ती हैं, और जो तमाम तर मोहब्बतों और सुख से ज़्यादा कीमती होती। इसके सिवा हमने बहुत अहम 2 प्रोग्राम रिकॉर्ड किए। एक हमने दीना के स्टेशन पर किया और उसमें इजाज़त के हवाले से गुफ्तगू हुई, बाकी भी और हवाले ज़ाहिर गुलजार के थे, सरासर गुलजार के ऊपर था। दूसरा हमने गुलजार का जो स्कूल था, जो हाई स्कूल हो चुका है, तब प्राइमरी था, और वहाँ पे एक गुलजार के नाम से ब्लॉक भी है, अगरचे वो बूझ चुका था, लेकिन उसको हमने ज़्यादा जली हरूफ में हमने लिखवाया, क्योंकि हमारी इंटरेस्ट उस स्कूल में सिर्फ गुलजार की वजह से। उस प्रोग्राम के बारे में मैंने बाद में भी ये कहा कि वहाँ जो हमारे पार्टिसिपेंट थे उन्होंने जितनी मुदल्लल और डेप्थ में गुफ्तगू की गुलजार साहब के बारे में, कुछ मेरे बारे में भी, मुझे भी ये पसंद इसलिए करते हैं कि मैं गुलजार को पसंद करता हूँ और गुलजार मुझे पसंद करते हैं, तो उसका मुझ पर गहरा असर हुआ। और मैंने डिक्लेयर किया वकार से कि ये जितने प्रोग्राम हमने रिकॉर्ड किए हैं इसमें गुलजार की शख्सियत के जो परत खोले गए हैं और उनकी डेप्थ में जो हम गए हैं, मैं नहीं, वो पार्टिसिपेंट गए हैं, ये सबसे बेहतरीन प्रोग्राम। अब हुआ ये कि उन प्रोग्राम्स में कुछ टेक्निकल मसाइल वो हल हो रहे हैं, लेकिन हमने ये सोचा कि ये दोनों जो पार्टिसिपेंट हैं इन्होंने वहाँ पे सरसरी गुफ्तगू की, एक ही प्रोग्राम था और इनके पास कहने को बहुत कुछ। मैं सरसरी ही तारफ़ पहले करवा देता हूँ। गुलशेर भट्ट साहब तशरीफ़ रखते हैं। अच्छा, अब भट्ट नाम जो है ना, इसके बहुत सारे मसाइल होते हैं कि फौरी तौर पे ज़हन में बट कढ़ाई आता है, बट
चिकन आता है, बट रोस्ट चिकन आता है, बट हलीम वगैरह वगैरह, बट स्वीट्स आती। लेकिन ऐसा सारे नामों के साथ होता है। एक ज़माना था कि तारड़ में लिखता था तो लोग पूछते थे कि आपके आबाओ अजदाद जो है सुना है मवेशी चोरी करते थे। वो करते थे भाई, मतलब हमारे आबाओ अजदाद थे, हम तो नहीं करते, लेकिन कुछ लहजे ऐसे होते हैं जो जुड़ जाते हैं। तो चुनाचे बटों में भी कुछ और बट भी होते हैं, तारड़ों में भी कुछ और बट तारड़ हो जाते हैं। तो ये और किस्म के बट हैं। गुलशेर बट, इन्होंने जितना काम किया गुलजार पे, पूरे बरसगीर में किसी ने नहीं किया। मेरा ख्याल है कि गुलजार से भी पूछा जाए तो शायद वो यही कहेंगे कि मेरा गुलजार होना जो है वो जस्टिफाई हो गया। इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं रखशंदा बतूल साहिबा, ये एजुकेशन में एक्टिंग प्रिंसिपल है, संगोई एक विलेज है वहाँ पे, और जब से वो गर्ल्स कॉलेज कायम हुआ है तब से वहाँ काम कर रही हैं। इन्होंने कुछ कंपैरिजन किया था मेरे और गुलजार साहब के दरमियान, लेकिन इनकी गुफ्तगू में भी एक ख़ास दानिश थी जो हमें कम ही मिलती है। बुनियादी तौर पे ये होता है कि शहरों में रहने के फ़ायदे बहुत होते हैं, नुकसान भी होते हैं, लेकिन शहरों में जो सेकंड रेट टैलेंट है वो भी ऊपर आ जाती है, क्योंकि यहाँ मीडिया होता है, इंटरव्यूज़ होते हैं, मॉर्निंग ट्रांसलेशन हो रही है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, और इन लोगों को ज़रूरत होती है ऐसे बंदों की। जबकि जो लोग कदरे दूर होते हैं बड़े शहरों से, वो गुमनाम तो नहीं रहते, मेरे जैसे लोग उनको जानते हैं, लेकिन उनको उस तरफ प्रोजेक्शन नहीं मिलती। इन दोनों की प्रॉब्लम एक और भी है, ये प्रोजेक्शन चाहते भी नहीं। चुनांचे हमने इनको इनवाइट किया, ये दोनों बहुत दूर से आए हैं सिर्फ इसलिए कि हम इनकी जो लिटरेरी इंसाइट है और दानिश है इससे बहुत मुतासर है। तो आज गुलजार के हवाले से भी बातें होंगी और इनके अपने ज़ाती हवाले से भी बातें होंगी। तो गुलजार के साथ आपकी दिलचस्पी कैसे पैदा हुई? हाँ, अच्छा सर, ऐसे है कि मैं जब अपना बचपन देखता हूँ और गुलजार साहब का, तो उसमें सर बड़ी मुमासलत है। मुमासलत क्या है? मुझे भी कव्वाली अच्छी लगती है, दरगाहें अच्छी लगती हैं, अखाड़े अच्छे लगते हैं, लालटेन अच्छी लगती है, वो जो खेले हैं बचपन की वो मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये तो सारे बच्चों को जी जी, लेकिन कव्वाली का जो एलिमेंट है ना, कव्वाली और आप जो है वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था। अच्छा, कव्वाली किस तरह आपको जोड़ती है गुलजार साहब के साथ? क्योंकि गुलजार साहब खुद जो है ना वो इंटरेस्ट लेते हैं इन सारी चीज़ों में। वो खुद बताते हैं कि मेरा बचपन जो है ना, वो बचपन में मैंने कव्वाली सुनना मेरा पसंदीदा मशगला था, और ऐसी गुरुद्वारों में जाना, मुख्तलिफ इबादत गाहों में जाना। तो ये मुझे लगता था कि कहीं पे गुलजार और मेरी लाइन मिलती है। आप जब जाते हैं ना दरबारों पे, दरगाहों पे कव्वाली सुनते हैं, तो सर आप में एक ख़ास तरह की ना एक अप्रोच पैदा होती है। तो मुझे लगा शायद वो अप्रोच मुझ में भी है, तो आप इस तरफ आ गए। तो इस तरफ आ गए। फिर सर एक और एक्सपीरियंस हो गया, गुलजार साहब के साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था। हुआ ये कि गुलजार साहब दिल्ली में थे तो किताबें बड़ी पढ़ते थे। तो सर वो लाइब्रेरी ने क्या किया कि वो पैसे बचाने के लिए ना उनको अपनी एक बुक दे दी, टैगोर की, बल्कि बागबान के, ताकि दोबारा मुझसे ये बुक्स ना लें जी। तो गुलजार साहब कहते हैं कि उस टैगोर की बागबान ने मेरे सोचने का अंदाज बदल दिया। फॉर्चुनेटली मैं बाद में इसका तफसीली तज़किरा करूँगा सर कि ये टैगोर से वो बहुत मुतासर हुए, और ये है किताब बागबान। इसको द गार्डनर इसका नाम है। ऑब्वियसली गुलजार ट्रांसलेट्स टैगोर, बंगाली में भी है, इंग्लिश में भी है, और उसके बाद ऑब्वियसली उर्दू में भी है। दूसरी किताब जो है वो है निंदिया चोर। इसमें से मैं कुछ पढ़ूंगा लेटर ऑन, लेकिन मुझे याद आ गया जब आपने टैगोर की बात की, मुझे इस हकीकत के बारे में इल्म नहीं था कि वो लाइब्रेरी वालों ने उन्हें पहली मरतबा जी लाइब्रेरी टैगोर की ये किताब जी सर जी। अच्छा सर, उसके बाद हुआ ये कि इसी तरह जैसे उनको बागबान मिल गई, मुझे इजाज़त मिल गई, और सर क्या बताऊं कि मैं उसकी कहानी में भीग गया, मैं उस भीगते प्लेटफॉर्म में भीग गया, और यकीन करें मैं वहीं से भीगता भीगता। अच्छा, ये आपने मुस्तार लिया है गुलजार साहब से भीगने का लफ्ज़,
वो भीगने का हाँ। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जी ऐसे ही है। मुझे बल्कि याद है कि मेरा नावल राख पढ़ते हुए उन्होंने मुझे लिखा था, उसमें कुछ झीलों का तज़किरा है, हाँ। तो उसमें वो शिकार खेलने जाते हैं, तो उसमें भी उन्होंने यही लिखा था कि मैं कादराबाद की झीलों में उतरते हुए मैं खुद भीग गया था। हाय तो ये भीगना जो है ये उनके और भी शेरों में भी बहुत सर ऐसे ही है, वो कहते हैं कि तुम एक तकिए में गीले बालों की भर के खुशबू जो आज भेजो तो सो ही जाऊं, हाँ। नींद आ ही जाए। आ ही जाएगा। तो ये तो बारिश और भीगना तो गुलजार के बुनियादी जो मौज़ूआत हैं उसमें शामिल है। अच्छा सर, वो मैंने जब इजाज़त देखी ना और मैं उसमें भीगा हुआ था, और भीगा भीगा सर मैं रेगिस्तान में आ गया। आधे भीगे आधे सूखे। हाँ, वो रेगिस्तान में आया तो वहाँ वक्त के दायरे में फंसी हुई गुलजार की ही लेकिन की हाँ, रेवा मुझे मिल गई। अच्छा। और ये सर इजाज़त और लेकिन मुझे गुलजार के मज़ीद जो है ना वो करीब ले आए, और मैंने उनको ढूंढना शुरू कर दिया। नहीं, लिखने का ख्याल कब आया? लिखने का सर ख्याल जब उसके बाद ये हुआ कि फ़नून मेरे घर आता था तो पता चला कि गुलजार साहब तो शायरी भी करते हैं, जी उनका कलाम पढ़ा फ़नून में से। और फिर इसके बाद मैंने इनकी मूवी देख ली कोशिश, सर उसने वो गूंगे और बहरों की मोहब्बत पे थी। रिसेंटली मैंने देखी। अच्छा सर, वो उसने मज़ीद मुझे फैसिनेट किया। वो सर उसका एक जुमला आपकी नज़र है, कहते हैं कि प्यार अंधा होता था ये तो सुना था, गूंगा बहरा होता फिर भी प्यार ही होता। हाँ, अच्छा, वो ये दो गूंगे हैं, फिर उनकी दोस्ती जो है वो एक अंधे के साथ। हाँ बिल्कुल हो जाता है। और आखिर जब असल मसला ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है, they are हाँ, worried जी ऐसे ही है। कि ये बोलता है या नहीं बोलता, और वो जो अंधा है वो अपने पाँव के साथ वो बांध लेता है वगैरह वगैरह। जी ऐसे ही तो है। बहुत उम्दा। तो कौन किन्होंने किरदार अदा किया था किसका? इसमें गूंगे का? संजीव कुमार ने। जी हाँ, संजीव उनके बड़े फेवरेट थे। जी 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 हाँ। जी ऐसे ही है। बल्कि अगर आप देखें तो मौसम में भी संजीव कुमार हैं, और दो तीन चीज़ें संजीव कुमार, मूछें, हाँ, जो अपने किरदारों को लगाना, और ख़ास तौर पर संजीव कुमार को तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुतारफ कराया ना। बहुत इवन बढ़िया। नमकीन में सर संजीव कुमार हैं, अगर आप देखें नमकीन में भी हाँ, तो वहाँ पे भी जो संजीव कुमार हमें नज़र आते हैं, और मुख्तलिफ उनको। अच्छा, नहीं लिखने की तरफ। लेकिन हाँ, फिर ये हुआ कि मुझे लगा कि मुझे इन तलाश का एक सिलसिला शुरू हुआ ना। मैंने मूवीज़ देखनी शुरू कर दी, फ़नून में जो पढ़ा वो उसको देखा। क्योंकि अवलीन जो उनका ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन पाकिस्तान में हुआ है वो कासमी साहब ने करवाया। जी ऐसे। और बल्कि आप जानते हैं कि कासमी साहब को वो बाबा कहते थे, बाबा जी। और वो ख़ास तौर पे आए भी थे और उनकी बहुत इज्जत करते। जी ऐसे ही है सर। तो वो फ़नून और फिल्में जब हुआ तो फिर मैंने सर तलाश शुरू की। तो एक दिन सर मैं लॉ पार्ट 3 में था, और ऐसे ही मैं बैठा और लिखना शुरू कर दिया, और सर आवाज़ में लिपटी खामोशी जो है ना वो तख्लीक। कौन सी ये दिखाएं? सर आवाज़ में लिपटी खामोशी बेसिकली मैंने इसको थोड़ा डिफरेंट डिक्शन में लिया है। इसमें गुलजार साहब की लाइफ भी है, शॉर्ट स्टोरीज़ भी हैं, उसमें उनकी मूवीज़ भी हैं, उनके स्क्रीन प्लेज भी हैं, लिरिक्स भी हैं, सारा कुछ है उसमें। तो मैंने डिक्शन ये यूज़ किया कि सर हम चंद दोस्त बैठे हुए हैं, तो हम वो गुलजार को डिस्कस किए जा रहे हैं, एक कहानी बुनी है, और कहानी बुनते बुनते सर मैंने कोशिश की है कि जो हर रेफरेंस उनका आ जाए, उनकी अच्छा, ज़िंदगी आ जाए। ये नाम कहाँ से आपने अखज़ किया? अच्छा, जब नाम के हवाले से सर मैं गुलजार साहब का एक शेर आपको सुनाना चाहूँगा। वो कहते हैं कि कितनी लंबी खामोशी से गुज़रा हूँ, उनसे कितना कुछ कहने की कोशिश की। जो खामोशी है वो गुलजार साहब का जो है ना पसंदीदा मौजू है। वो कहते हैं साइलेंस इज़ एन एको ऑफ माई वॉइस। और अमृता प्रीतम इस हवाले से सर गुलजार साहब के हवाले से बड़ी अच्छी बात करती है। हाँ। वो कहती हैं कि गुलजार जो है ना वो अक्षरों के दरमियान जो बसी हुई खामोशी की अजमत को जानते हैं। तो ये बल्कि मुझे आप मुझसे पूछे ना तो मुझे तो गुलजार साहब की फिल्मों में भी एक खास तरह की खामोशी नज़र आती है। वो कहते हैं खामोशी का हासिल भी एक लंबी सी खामोशी थी, उनकी बात सुनी भी हमने, अपनी बात सुनाई भी। और फिर वो एक जुमला कहते हैं, एक सुर और भी है, तेरी आवाज़ से लिपटी हुई खामोशी का सुर। वाह। तो ये आपने अखज़ किया? हाँ, ये जो हाँ यहाँ से सर मैंने अर्ज़ किया था। अच्छा, इसका अंग्रेजी में भी तर्जुमा?
जी जी ये किसने किया? ये सर मेरा एक दोस्त है उस्मान अली। अच्छा, इसका नाम क्या है? इसे दिखाएं ना। गुलजार द स्पीकिंग साइलेंस। हाँ सर ये इसको ट्रांसलेट किया था ताकि ऐसे लोग जो इंग्लिश में पढ़ना चाह रहे हैं वो गुलजार तक उनकी रसाई हो जाए। सर ये दिखाएं मुझे। सर तो आप किस तरह गुलजार की जानिब माइल हुई? माइल कैसे हुई? एक तो गुलशेर से मेरा काफ़ी पुराना राब्ता है, तो हम जब भी बात करते हैं, बल्कि जब ये किताब डिस्कशन हुई तो उस वक्त आपने जैसे शुरू में कहा कि हम इतनी प्रोजेक्शन चाहते भी नहीं, तो मुझे ये कहा गुलशेर ने कि हम मिलके इस पे काम करते हैं, हम इस पे डिस्कशन, हम आपस में बहुत बात करते हैं और हम अक्सर सोचते हैं कि वो बात अगर रिकॉर्ड हो तो वो कितनी अच्छी हो, लेकिन हम उस वक्त रिकॉर्डिंग चाह नहीं रहे होते, हम उसको बस अपने उस सुकून के लिए हम उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इसी तरह गुलजार पे अक्सर बात होती, बल्कि मैंने माचिस भी इन्हीं के कहने पे देखी, तो उसके बाद फिर नज़्म की तरफ, उनकी नज़्म की तरफ, तो एक नॉस्टैल्जिया का जो अंसर उनके यहाँ है वो मेरे अपने अंदर भी है। मैं जब छोटी थी तो बोलना मैंने देर से शुरू किया, तो लफ्ज़ से मैंने नहीं, अम्मा अब्बा नहीं, मैं शुरू में ही कहती थी एक था बादशाह, तो तब से मैं कहानी से जुड़ी हुई। तो मैं कहती रहती थी एक था बादशाह, एक था बादशाह। फिर हम ज़्यादा बहन भाई थे तो नानी के पास मैं रहती थी, तो नानी मुझे कहानियाँ सुनाती थी। तो उस वक्त से आपसे भी जो एक मुझे इतनी ज़्यादा मोहब्बत है उसकी वजह भी कहानी। तो वो जो कहानी है वो मुझे, अब मैं गुलजार को देखती हूँ तो वो सफ़ेद कुर्ते पजामे वाला जो बाबा है और वो 90 साल जो क्रॉस कर चुका है, मुझे वो लड़का ही दिखता है। इसी तरह आपको मैं देखती हूँ तो ये सफ़ेद बाल मैं फ़र्ज़ ही नहीं कर सकती, मुझे वो कुर्बत मर्ग में मोहब्बत और वो जो मुझे आप में हमेशा एक लड़का दिखाई देगा। तो खैर शुक्रिया बहुत बहुत। हीरो, मैं हीरो को देखती हूँ, गुलजार की ज़रूरी है। अच्छा, तो आपने फिर दोनों ने आपका मुश्तरका इश्क गुलजार था, तो आपने डिस्कस करना शुरू किया और आपने भी गुलजार को जाना। अच्छा, ये जो गांव है जहाँ पे आप, गांव मतलब शहर है जहाँ पे आप पढ़ाती हैं एज एक्टिंग प्रिंसिपल है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? मैं उर्दू पढ़ाती हूँ, पीएचडी उर्दू में। और आप कहती हैं कि वो पहला कॉलेज था उस एरिया में? जी, वहाँ पे गर्ल्स कॉलेज नहीं है इससे पहले, तो ख़वातीन वहाँ से झेलम बहुत कम, उन्हें इजाज़त भी कम मिलती और अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे कि वो वैन लगवा के तो झेलम जाएं, तो कम ख़वातीन वहाँ पढ़ी लिखी हैं। तो अभी जब कॉलेज बना है तो वो जो माएँ आती हैं मेरे पास, उनके यहाँ जो महरूमी का एहसास है उसको, और जो बच्ची पढ़ रही है वो ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद की ख्वाहिश और जल्दी जल्दी वो सफ़र तय करने को, तो उसको भी मैं रिलेट करती हूँ। अपने जो अपना तालीम का सफ़र था, मैं भी एक गांव से आई, तो जो अभी गांव वाली बच्ची है, मेरा पिंड दादन खान में है, जलालपुर शरीफ, मैं वहाँ से हूँ। ये अली अब्बास जलालपुरी वाला, मतलब अली अब्बास जलालपुरी मेरे भी बुज़ुर्ग थे, मैं दोस्त तो नहीं कह सकता लेकिन तकरीबन दोस्त थे, और इतने थे कि जब मैं बहाव लिख रहा था तो उसके ऊपर रिसर्च काफ़ी इन्वॉल्व थी, उसमें इब्न हनीफ थे मुल्तान के, उन्होंने मेरी बहुत मदद की, अल्लामा फरीद कोटी थे ज़ुबान के हवाले से, और इनसे मैंने द्रावड़ी तहज़ीब के हवाले से जलालपुरी साहब से, तो उसमें जितने नाम हैं पारोशनी के अलावा वो मैंने ख़ुद रखा, बाकी बच्चन है, दुर्गा, ये वो सारे नाम मुझे जलालपुरी साहब ने लिख के दिए थे कि उस ज़माने में ये नाम होती हैं, तो उस हिसाब से आपका मेरा भी एक बंधन बनता है। बहुत साबे इल्म शख्स और प्रैक्टिकल एजुकेशन की तरफ बहुत उनका, लेकिन वही एक जो हमारा अलमिया है कि यहाँ पे हम बैठ के लाहौर में तो उनको डिस्कस करते हैं, लेकिन गांव में जहाँ उनकी कब्र है अली अब्बास जलालपुरी को, वहाँ कोई नहीं जानता। ये ऐसे ही होता है, बलकसर में कर्नल मोहम्मद खां की कब्र है, वो नहीं जानते कि कर्नल मोहम्मद खां कौन है, मैं जानता हूँ, ये ऐसे ही होता है। अच्छा, फिर आपने वहाँ से सफ़र किया जी, और एजुकेशन की आप बता रहे थे। फिर झेलम हम लोग शिफ्ट हो गए, तो झेलम ही हमारे करीब मेन शहर ज़ाहिर है झेलम में, तो फर्स्ट ईयर से मैं झेलम में हूँ। नहीं, ये संगोती जो है आप कह रही थी कि सुनील दत्त का विलेज, जी, खुर्द है, उसके साथ संगोई, और ये एक ही है दोनों? जी, कस्बा यही है और साथ पे छोटा गांव है वो खुर्द। अच्छा, ये वहाँ पे संगोई है, ये कस्बा है, और इसके साथ फिर आगे छोटे मोटे। हाँ, मैं पहले भी तज़किरा कर चुका हूँ कि अनफॉर्चुनेटली मैंने कोशिश बहुत की कि सुनील दत्त के गांव जा सकूं। बड़ी लंबी कहानी सुनील दत्त के हवाले से, दत्त फैमिली जो है, और हुसैनी ब्राह्मण है मेरा ख्याल है, इसीलिए जब सुनील दत्त लाहौर आए थे तो उन्होंने अपने खून का अतिया दिया यहाँ पे एक कैंसर हॉस्पिटल के लिए, और उसमें उन्होंने लिखा था
कि ये हमारी पुरानी ट्रेडिशन है कि हम मुसलमानों के लिए खून देते हैं, क्योंकि एक रिवायत है। वो रिवायत कहाँ तक दुरुस्त है हम नहीं जान सकते। मज़हब तमाम रिवायतों पे ही होता है मुश्तमिल, और ये आप पर है कि आप किस पे यकीन करते हैं। तो उनका ये ख्याल है कि उनके आबा जो थे वो अपने बेटों के साथ करबला गए थे, इमाम हुसैन के साथ दिया था, उनके साथ लड़े थे, और वापस आके वो हुसैनी ब्राह्मण कहलाए। इंतज़ार हुसैन भी जो थे उन्होंने भी उनके बारे में लिखा। दिल्ली में मैं भी एक फैमिली को मिला था, और उनके यहाँ बाकायदा मुहर्रम के दिनों में मातम भी होता है, उनके घरों में भी होता है। तो दस्त जो है ये बुनियादी तौर पे जहाँ तक मैं कैलकुलेट कर सकूँ कि वो ब्राह्मण थे, हुसैनी ब्राह्मण थे। और आप जानती हैं कि जो संजय दत्त था जी, उसको पकड़ लिया गया था बॉम्बे धमाकों के हवाले से, जेल भी काटी। उसका बुनियादी जो था उसके ऊपर कह रहे हैं शक, वो यही था कि ये मुसलमानों के करीब होते हैं दत्त। तो ये भी इन्वॉल्व है। तो मैं नहीं जा सका, बल्कि उस प्रोग्राम में मैंने ये भी कहा कि संजय दत्त ने, और उनकी अब मादरी ज़ुबान पंजाबी, तो पंजाबी में ही बात कर रहा था। तो संजय कहता है कि मुझे बाबा या जो भी उनको कहता है, जब वो बहुत बीमार थे तो मुझे कहते थे कि पुत्र मैंने कार लै चलो। तो मैंने उनसे कहना कि घर तो यही है बाबा। कहेंगे नहीं, मेरा घर वहाँ पे है, ये तो वैसे ही मैं आया हुआ हूँ, लेकिन मेरा असल घर वहीं खुर्द में है, संगोती में है, जेहलम में है, मुझे वहाँ ले चलो। तो ये आपके हवाले से याद आ गया। और संघोई के जो साथ इर्द गिर्द गाँव है, जैसे कॉलेज मेन संघोई में नहीं है, साथ कड़ी गांव है, तो उनके जो डायलेक्ट है वहाँ पंजाबी का वो बहुत कदीम है। वो हमारे अभी वाली पंजाबी जो हम बोलते हैं उससे मुख्तलिफ है। तो वो मुख्तलिफ टर्म्स नई नई में जब वहाँ गई तो ख़वातीन इस्तेमाल करती थी, तो मैं नहीं समझ पाती थी। वो ऊपर जाना हो तो कहते हैं बुन जा रहे हैं, तो इसी तरह सुबह जल्दी को कहते हैं बढ़ ले, ये बात हुई। तो मुझे बहुत टाइम लगा समझने में। तो अब तो नहीं, मतलब तमाम जुबानों के, उर्दू के इतने सारे डायलेक्ट हैं, हमें कब समझ नहीं आती, बेशुमार जो है डायलॉग उनके। तो ये बड़ी ज़ुबानों के साथ होता है। पंजाबी एक बहुत बड़ी ज़ुबान है, इस खित्ते की कदीम तरीन ज़ुबानों में से एक है, तो उसमें डायलॉग भी मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा, आवाज़ में लिपटी खामोशी, उसके बाद ये और एक ढेर है, ये बताएं क्या क्या है। गुलजार पकड़े उठे, आप ही ने लिखा है, मैं नहीं इतना वजन संभाल सकता जी। ऐसे है कि उसके बाद ना मुझे लगा कि गुलजार साहब का जो फिल्में तो हैं ही, गुलजार साहब के कलाम की आगे शक्लें हैं, जैसे नज़में हैं, गज़लें हैं, गीत है, तरवीनी है, तराजुम है। तो मैंने कहा क्यों ना ये सभी लोगों तक पहुंचाए जाएं। तो उसके लिए सर मैंने कंपाइल किया, और साथ मैंने दीना का लिंक जो है ना गुलजार साहब के साथ, दीना और जलम का, उस पर एक मुफस्सल मजमून लिखा, और प्लस सर वो उनका जो नज़में थी, जो गज़लें थी, उनको कंपाइल किया। अच्छा, आप पहले ये बताएं कि पहला राब्ता आपका गुलजार साहब से कब हुआ? सर हुआ ये कि जब आवाज़ में लिपटी खामोशी पब्लिश हुई, तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक ख़त लिखा। तो वो मेरा पहला राब्ता था। 2000 का है वो खत सर मेरे पास घर में। खत तो यहाँ लाना चाहिए, तो उसका हमें बता दें कि मतन क्या था, क्या लिखा था। तो उसमें उन्होंने थोड़े हैरानगी का इजहार किया कि उसमें तो कुछ मेरे लिए कुछ ऐसा था कि कहते हैं कि तुमने मेरी ज़िंदगी के उन पहलुओं पे कुछ ऐसे बात की थे जिनसे मैं खुद ना आशना था। तो एक तो सर वो लेटर की शक्ल में था, और उनके नज़दीक ये था कि ये पढ़ने में आप जो है ना इसमें लुत्फ लेते हैं। अगर आप क्रोनोलॉजिकल स्टाइल में चलें जी, इस वक्त पैदा हुए, ये हुआ, ये हुआ, ये बोरिंग कर देता है। दिखाएं मुझे। तो वो सर आवाज़ में लिपटी खामोशी में है सर। अच्छा, ये उनका मशहूर शेर है, अब तो मतलब जिसको कहते हैं ना ज़ुबान से आम, इन्होंने लिख के दिया है गुलजार ने। मेरा ख्याल जब आए थे यहाँ पे तब आपने साइन करवाए थे। जी सर। ज़िक्र जेलम का है, बात है दीने की, और चांद पुखराज का, रात पश्मीने की। ये उनका मशहूर शेर है, और चांद पुखराज का उनका मजमुआ भी है। जी है, रात पश्मीने की भी मजमुआ है सर। लेकिन मुझे रात पश्मीने की में या चांद पुखराज का मुझे ये फ़ख्र है कि उसमें मेरी कहानी जो है बाबा बगलूस, उसके बारे में 2 नज़में, और मेरा उनका राब्ता
उस अपना कहानी से हुआ, वो कहीं शाया हो गई हिंदुस्तान में, उन्होंने पढ़ी, उनको पसंद आई, तो मुझे ये भी फख्र है कि पहला ख़त उन्होंने मुझे लिखा एज ए फैन। ऐसे अच्छा रक्षंदा, आपको जो पसंद की है गुलजार की नस्म, जी, ये खोल के रखी कौन सी है? ये अगर ऐसा भी हो सकता, दीना के बारे में उनकी नज़्म है, जी। तो ये मैं सुनाना चाहूँगी। अगर ऐसा भी हो सकता, तुम्हारी नींद में सब ख्वाब अपने मुंतकिल करके तुम्हें वो सब दिखा सकता जो मैं ख्वाबों में अक्सर देखा करता हूँ। ये हो सकता अगर मुमकिन तुम्हें मालूम हो जाता, तुम्हें मैं ले गया था सरहदों के पार दीना में, तुम्हें वो घर दिखाया था जहाँ पैदा हुआ था मैं, जहाँ छत पर लगा सरियों का जंगला धूप से दिन भर मेरे आंगन में शतरंजी बनाता था, मिटाता था। दिखाई थी तुम्हें वो खेतियाँ सरसों की दीने में कि जिसके पीले पीले फूल तुमको ख्वाब में कच्चे खिलाए थे। वहीं एक रास्ता था टालियों का, वहीं एक रास्ता था टालियों का, जिस पे मीलों तक पड़ा करते थे झूले सूंदे सावन के। उसी की सूंधी खुशबू से महक उठती हैं आँखें जब कभी उस ख्वाब से गुजरूं। तुम्हें रोहतास का चलता कुआं भी तो दिखाया था, किले में बंद रहता था जो दिन भर, रात को गांव में आ जाता था कहते हैं। तुम्हें काला से कालूवाल तक लेकर उड़ा हूँ मैं। तुम्हें दरियाए जहलम पर अजब मंजर दिखाए थे, जहाँ तरबूज पर लिपटे हुए तैराक लड़के बहते रहते थे, जहाँ तगड़े से एक सरदार की पगड़ी पकड़कर मैं नहाता डुबकियाँ लगाता, मगर जब गोता आ जाता तो मेरी नींद खुल जाती। मगर ये सिर्फ ख्वाबों ही में मुमकिन है, मगर ये सिर्फ ख्वाबों में ही मुमकिन है। वहाँ जाने में अब दुश्वारियाँ हैं कुछ सियासत की, वतन अब भी वही है पर नहीं है मुल्क अब मेरा। वहाँ जाना हो अब तो दो सरकारों के दसियों दफ्तरों से शक्ल पर लगवा के मोहरें ख्वाब साबित करने पड़ते। वाह वाह वाह, यानी पूरा जोग्राफिया इर्द गिर्द का, जितने गाँव के नाम उन्होंने लिए जी जी ऐसे ही। और जो कुछ वहाँ पे होता रहा है, तो और दीने के साथ वाबस्तगी उनकी जो है, इसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन आप कह रहे थे कि आपको वो जुलाहे वाली नज़्म, हाँ जी, वो भी आप समझे उसकी इंस्पिरेशन भी दीना ही है। अच्छा, कहते हैं कि मुझको भी तरकीब सिखा कोई यार जुलाहे, अक्सर तुझको देखा है कि ताना बुनते, जब कोई तागा टूट गया या खत्म हुआ तो फिर से बांध के और सिरा कोई जोड़ के उसमें आगे बुनने लगते हो। तेरे इस ताने में लेकिन एक भी गांठ गिरा बुनतर की देख नहीं सकता है कोई, वाह और मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता, वाह, लेकिन उसकी सारी गिरहें साफ नजर आती हैं मेरे यार जुलाहे। जुलाहे, वाह। ये भी इंस्पिरेशन, वो जुलाहा भी कहीं दीना में ही होगा जिस हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि मेरा नावल पूरा जुलाहे पे है, डाकिया और जुलाहा। हाँ, अच्छा, क्योंकि सिलसिला चल निकला है गुलजार की नज़मों का, तो गुलजार का ही कलाम है, तर्जमा शुदा, ज़ाहिर टैगोर से, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, ये बहुत बड़ा काम है। इसके हवाले से बहुत कम डिस्कशन हुई है, और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में नहीं छपा, और मुझे बहुत मुश्किल से बाहर के मुल्कों के थ्रू गुलजार साहब ने मुझे भिजवाया, और इसमें मैंने दो नज़में चुनी हैं, एक अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह। लेकिन मैं आपका भी टेस्ट लेना चाहता हूँ कि इनमें कुछ ऐसी सतरें हैं जो गुलजार साहब के सामान में भी हैं, और उन्होंने मुतासर हुए हैं वो टैगोर से, और हर अहद का जो है तख्लीक कार, वो अपने से पिछले जो तख्लीक कार है बड़े, जब उनको पढ़ता है तो उनसे मुतासर होता है, और ये उसकी खूबी होती है, खामी नहीं होती कि इतने बड़े जो तख्लीक कार है उसके कदमों पे वो चला है। तो मैं चाहूँगा कि आप भी गौर से सुन लें, और इसका उन्वान है, टैगोर की नज़्म है, और उन्वान है सिंगार। जैसी हो वैसी ही चली आओ, सिंगार को रहने दो, बाल अगर बिखरे हैं उनमें सीधी मांग नहीं निकली,
बांधे नहीं अंगिया के फीते तो भी कोई बात नहीं, जैसी हो वैसी ही चली आओ, सिंगार को रहने दो। घास पे तेज कदम चलती आ जाओ तुम, ओस से भीगी मिट्टी भी गर पाँव में लग जाए, वाह या घुंघरू गिर जाए पायल से, अफसोस करो ना माला से गर मोती भी गिर जाए आहा। तो। घास पे तेज कदम चलती आ जाओ तुम। और अंधेरा हुआ आकाश पे बादल उमड़ रहे हैं, कूंजें नदी किनारे से सब उड़ने लगी हैं, और हवा के झोंके रह रह कर सरकंडों से गुजर रहे हैं। घबराए घबराए मवेशी लौट रहे हैं थान पे अपने गाँव में। अंधेरा हुआ आकाश पे बादल उमड़ रहे हैं, बेकार जला कर रखा है सिंह का रिदिया, हवा से कांप के सिंगार दिया, हवा से कांप के बार बार बुझ जाता है। किसको पता है पलकों तले दिए का काजल लगा नहीं। आहा आंखें तुम्हारी काली बदली से भी गहरी काली हैं, अल्लाह बेवजह जलाती हो सिंगार दिया तुम जो बुझ जाता है। जैसी हो वैसी ही चली आओ, सिंगार को रहने दो। नहीं बनी है परांदी, परांदा जो हाँ। तो क्या, हाँ हाँ गजरा नहीं बंधा तो छोड़ो, आकाश पे बादल उमड़ रहे हैं, मत देर करो, जैसी हो वैसी ही चलिए आओ, वाह। सिंगार को रहने रहने दो। दो। वाह वाह। वाह वाह। ये जनाब गुलजार की बातें शुरू हों तो बात चल निकली है, देखें कहाँ तक पहुँचे, तो अगले एपिसोड में देखेंगे कि ये बात कहाँ तक पहुँचती है।